हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, वो कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग, फिर उसकी डेफिनेशंस कवर करेंगे, स्टेप्स या प्रोसेस देखेंगे, एंड नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग किस टाइप का होता है वो, एंड द रोल ऑफ द डिसीजन मेकिंग भी कवर करेंगे, एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग वो भी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं वो आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग। तो एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग क्या होती है? तो डिसीजन मेकिंग इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ एंड क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हम एवरीडे लाइफ में भी देखने को मिलती है डिसीजन, हम भी डिसीजंस लेते हैं, एंड द मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस भी डिसीजन लेते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना है कि डिसीजन तभी लिया जाता है जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो डिसीजन उसमें क्या लेना, वो तो आपको एक्सेप्ट करना ही करना होगा। डिसीजन वहीं पे लेना होगा आपको जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द बेस्ट एक्शन फ्रॉम वेरियस ऑप्शंस बाय कंसिडरिंग रिसोर्सेज, आउटकम्स एंड पर्सनल प्रेफरेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन जब डिसीजन लेती है तो वो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख कर लेती है कि उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है या फिर उसका आउटकम किस टाइप का आएगा, एंड द पर्सनल प्रेफरेंस भी उसमें आ जाता है कि डिसीजन मेकिंग में। This process include identify a situation, gathering and analyzing information and evaluate the pros and cons and choosing the path फॉरवर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे हमने सिचुएशन को आइडेंटिफाई करनी है। प्रोसेस यहाँ से ही स्टार्ट होगी डिसीजन के लिए कि हमने पहले तो सिचुएशन को आइडेंटिफाई करनी है कि सिचुएशन किस नेचर की है, एंड उसको हमने प्रॉपरली एनालाइज करा, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। फिर हमने उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स देखे कि उससे हमने कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है उस डिसीजन से, एंड हमने फिर उस अल्टरनेटिव ऑप्शंस में से हमने एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करा, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने आगे बढ़े। ठीक है, decision whether made through rational analysis or intensive significantly affect all involved parties। हम अगर सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं या फिर हम बोलते हैं ना कभी कभी कि हमारा जो दिल कहता है हम उस टाइप से डिसीजन लेते हैं, तो दोनों ही चीज़ों में हम वो देखेंगे कि हम उसका जो अफेक्ट होगा हमारे पार्टीज पे। ठीक है, जो भी इसका अफेक्ट होगी हमारे डिसीजन से, जो भी पार्टीज से या ऑर्गेनाइजेशंस के इस डिसीजन से, तो वो हमने डिसीजन में कवर कर लेंगे। Effective decision making, which entail evaluating all possible outcome and choosing the most beneficial one, is essential for personal, professional and organization success। जहाँ पे हमने ऐसा डिसीजन लेना है जिसकी मदद से हमने पर्सनली, प्रोफेशनली एंड ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा मोस्ट बेनिफिशियल डिसीजन हमने लेना है। Conversely, poor decision can lead to losses the trench's reputation. Thus, developing a structured approach to decision making is vital for achieving favorable outcome। तो सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पे ही इंपॉर्टेंस इसलिए ही दी जाती है क्योंकि अगर एक गलत डिसीजन की वजह से हमारी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। जॉर्ज आर टेरी ने एक डेफिनेशन दी है, एंड DEMC फेरलैंड ने एक डेफिनेशन दी है। डिसीजन मेकिंग इज अ सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है तो ये छोटी सी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद आप रख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से सही रहेगी। A decision is an act of choice wherein the executive form of conclusion about what must be done in given situation. A decision represent a course of behavior chosen from several possible alternatives। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से हमने गिवन सिचुएशन में कौन से सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा उस डिसीज़न लेने में, उस सिचुएशन के लिए वो हमने देखना है। वहाँ पे हमारी बेस्ट चॉइस रहनी चाहिए। तो दोनों डेफिनेशन भी हमने देख ली। स्टेप्स या प्रोसेस देख लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट तो हमने क्या करना है, आइडेंटिफाइंग द डिसीजन। पहले तो हमने डिसीजन आइडेंटिफाई करना है। किस तरह से? द इनिशियल स्टेप इन डिसीजन मेकिंग इज आइडेंटिफाइंग द प्रिसाइज इश्यू दैट नीड टू रिजॉल्व और द क्वेरी द डिमांड and for goal associated with the decision, ensure that they are quantifiable and bound by the time। हमने पहले तो क्या करना है, डिसीजन को आइडेंटिफाई करना है कि हमने एक्चुअल में किस एरिया में डिसीजन लेना है और क्यों लेना है डिसीजन। ठीक है, कि मेरे पास अगर कोई एक ही चीज़ है, मैंने बोला जस्ट कि हम एग्जांपल लें कि आपके एरिया में एक ही कॉलेज है,
तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अगर एक से ज़्यादा 2-3 कॉलेजेस है तो हम देखेंगे ना कि कौन सी सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी आपके लिए। तो अगर एक ही कॉलेज होगी तो आपको डिसीज़न उसमें क्या ही लेना, आप उसी में ही एडमिशन लेंगे। लेकिन आपके पास 2 से ज़्यादा या 2 ऑप्शंस हैं तो आप फिर उसमें देखेंगे कि सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी, तो वही होगी यहाँ पे। और डिसीज़न ऐसा होना चाहिए कि जिसका हम मेज़र भी लगा पाए कि हमने जो इन्वेस्ट करना है या फिर हमने मशीनरी लेनी है, हमारे पास 2 से ज़्यादा मशीनरी हम ले सकते हैं, 2 मशीनरी में से एक चूज़ करनी है, तो उसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमने जितना इन्वेस्ट करा है उस मशीन पे, तो हम कितने टाइम में उसमें से अपना कॉस्ट कवर कर लेंगे, उसमें टाइम कितना लगेगा, तो वो दोनों चीज़ें हम डिसीज़न लेते टाइम ध्यान रखेंगे। फिर कलेक्टिव रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज इज इन्वॉल्व कलेक्टिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द डिसीजन। This include an internal review to understand past success and failure within in organization that related to your decision। तो internal review करेंगे कि हमने अगर पास्ट में इस टाइप हमने कोई डिसीज़न लिया था, उसका पास या सक्सेस फेलियर रेट उसका क्या था उस डिसीज़न से। एंड एडिशनली हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज भी देखेंगे सच एज एकेडमिक रिसर्च, मार्केट एनालिसिस और पॉसिबली फीडबैक फ्रॉम द कंसल्टिंग सर्विस इन द क्रूशियल। एकेडमिक रिजल्ट भी देखेंगे और मार्केट एनालिसिस भी करेंगे कि हमारे डिसीजन से कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट हो सकती है और पॉसिबल फीडबैक कितना हमें मिल सकता है। तो ये दोनों चीज़ों को इंटरनली एंड एक्सटर्नली हम हमारे डिसीजन पे क्या इफेक्ट आएगा वो भी हम देखेंगे। फिर थर्ड है एक्सप्लोरिंग पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। Armed with the relevant data, it is now time to outline potential solution to your problem. Typically, there are several avenues to consider for achieving goals. तो हमारे पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम सबको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि हर बेस्ट आउटकम को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास A, B, C, D 4 ऑप्शंस है, चारों को हम बेस्ट पॉसिबल वे में सोचने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने चारों के चारों में से हर एक को हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से कंसिडर करा एंड बेस्ट देखा कि सबसे ज़्यादा कौन हमने बेस्ट रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ पे आ जाएगी। फिर है इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स, हैविंग पिन पॉइंट सेवरल पोटेंशियल सॉल्यूशन, द नेक्स्ट स्टेप इज इन्वॉल्व असेसिंग द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द अल्टरनेटिव्स। हमने देख लिया, फिर हमने कंपैरिजन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे उन अल्टरनेटिव्स को कि उसमें से बेस्ट कौन सा रह गया। रिव्यू द पास्ट इंस्टेंस ऑफ सक्सेस विद सिमिलर context and analyze your organization's past achievement and the setbacks। तो हमने देखेंगे कि बेस्ट कौन सा रहेगा इन चारों में से, हमने वो एक्सप्लोर करके फिर इवेल्युएट करना है उन अल्टरनेटिव्स का। फिर है मेकिंग अ चॉइस, फिर आ जाएगी चॉइस करने की बारी। दिस स्टेप इज़ वेयर द एक्चुअल डिसीजन इज मेड। आइडियली बाय दिस पॉइंट यू आर क्लियरली आइडेंटिफाई द डिसीजन टू मेड। हमने ABCD में से हमने देखा कि B सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो हमने B की चॉइस कर ली। Gather all necessary information and consider various possible direction. Now you are equipped to make an informed choice. अब हमारी चॉइस फाइनल हो गई है। फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। फिर हम उसका डिसीजन इम्प्लीमेंट कर देंगे। विथ द डिसीजन मेड इट इज़ टाइम टू एक्ट, फॉर्मुलेट अ प्लान, ब्रिंग टू योर डिसीजन टू फ्रूटेश, क्रिएट अ डिटेल प्रोजेक्ट प्लान एंड बेस्ड ऑन योर डिसीजन। हमने जो डिसीजन लिया है अब उसका वो एक ओवरव्यू है। अभी हमने एक चॉइस चूज़ कर ली है कि हमने इसी वे में जाना है, तो फिर हम इन डिटेल उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में प्लान करेंगे। डिसीजन लेने के बाद ही हम इन डिटेल उसका प्लानिंग चालू कर देंगे। स्पेसिफाई टास्क टू मेंबर्स टू योर टीम टू एग्जीक्यूटिव टू प्लान इफेक्टिवली। फिर हमने उस प्लान के अकॉर्डिंग किस तरह से काम करना है उसके लिए पूरी एक अच्छे से टीम बना देंगे। फिर इवेल्युएटिंग द आउटकम, डिसीजन ले लिया, मेकिंग चॉइस, फिर इम्प्लीमेंट कर दिया उस डिसीजन को एंड फिर हम उसका इवेल्युएट करते रहेंगे। कैसे कि after a set of period which was determined in the first step, revisit your decision to evaluate its effectiveness. Did it address the problem? Did it achieve the intent goal? If the answer is yes, document the successful strategy for future reference. If not, take this as an learning opportunity to refine your decision process for future endeavor। ठीक है, हमने जो डिसीजन लिया उससे क्या हम किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट में हमने रिव्यू लेने के लिए कि हमने जो प्रॉब्लम के लिए वो डिसीजन लिया था उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अगर येस आ रहा है आंसर तो हमारा जो डिसीजन है वो बेस्ट रहेगा। अगर नो आ रहा है तो हमने फिर से फ्यूचर के लिए अच्छे से और डिसीजन में ध्यान रखना है कि हम और किस तरह से बेटर वे में डिसीजन ले सकते हैं।
फिर नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग किस टाइप का होगा? फर्स्ट, गोल ओरिएंटेड है डिसीजन मेकिंग, फिर डायनामिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस और ऑनगोइंग प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ऑब्वियसली सोच समझ कर लेनी है हमने, एंड सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स होंगे जहाँ पे हम क्या होगा, गोल ओरिएंटेड में कैसे करेंगे कि हमारे पास एक सेटिंग क्लियर गोल्स होंगे जिसके लिए हमने डिसीजन लेने हैं, है ना, कि हमने क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, एंड हमने वेल्थ इंक्रीज करनी है, ग्रोथ करनी है, मार्केट में हमारी मतलब प्रेस्टीज बढ़ानी है, इस टाइप के जो गोल्स हमारे हैं उसके लिए हमने डिसीजन लेने हैं। फिर एक डायनामिक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होगा, एक प्रॉपर टाइम लैग होगा, ठीक है, कि जहाँ से स्टार्टिंग एंड एंडिंग उसका फेज है वो बहुत लंबा चलेगा। द टेक्निक यूज टू चॉइस वेरी विद द टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व द टाइम अवेलेबल। हमारे पास जो भी टेक्निक्स हमने उस डिसीजन के लिए अप्लाई करनी है तो उसके लिए भी टाइम बाउंड हमने रखना होगा कि हमने एक साल में या 2 साल के अंदर हमने उसका डिसीज़न जो लिया है उसके लिए हमने रिजल्ट आना ही आना चाहिए। तो वो एक प्रॉपर अच्छे से डायनामिक प्रोसेस है। फिर कंटिन्यूस और ऑनगोइंग प्रोसेस है जहाँ पे हमने एक डिसीज़न ख़त्म होने के बाद दूसरा डिसीज़न उसके रिलेटेड और लेने होंगे। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ऑब्वियसली सोच समझ कर ले रहे हैं, एंड सेट ऑफ अल्टरनेटिव जहाँ पे 2 और मोर अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे तो ही हमने डिसीज़न लेना है। फिर रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग किस नेचर का होगा? मेकिंग डिसीजन प्ले एन की पार्ट इन द लाइफ ऑफ द एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, accomplishment of personal and organization objective, enhance the performance, risk minimization and success maintenance all depend on effective decision making। अगर हम अपनी पर्सनली बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमने ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए या फिर हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एंड सक्सेस मेंटेन करने के लिए हमने डिसीजन लेना ही लेना है। तो की रोल्स कौन कौन से हैं? तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मेन रोल हो जाएगा इसमें, जैसे कि डिसीजन मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर टेकिंग डिसीजन दैट डिटरमाइन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम डिसीजन ऑब्वियसली किसके लिए ले रहे हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल एंड ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ले रहे हैं, तो हमारी वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए हम डिसीजन ले रहे हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ले रहे हैं कि हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ले पाए। हमारे पास जो भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो हम ऑल बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए बेस्ट एक्शन ले पाए, तो उसके लिए हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, कि हमने कहाँ से हमने रॉ मटेरियल लेना है। हमारे पास बहुत ज़्यादा होलसेलर वहाँ पे अवेलेबल है, तो हमने किसके पास से हम ले जो सबसे ज़्यादा हमने पास में भी हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईजी हो, कॉस्ट उसकी कम लग रही हो एंड हमारे साथ उसका रिलेशन अच्छा हो, तो वो हम उसके पास से हमारा रॉ मटेरियल हम लेंगे। तो वहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम ही हुई। हमारे पास सब लोगों के मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा लोग अवेलेबल है कि जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमने बेस्ट आउटकम कौन देगा वही हमने वहाँ से चूज़ करना है। फिर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे मेकिंग डिसीजन एनेबल वन टू रिकॉग्नाइज द टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट अलाउ फॉर आइडेंटिफाई पोटेंशियल एडवांटेज एंड डिटरमाइनिंग इफ दे आर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली कि हमारे पास जब 4 ऑप्शन थे, हमने देखा ना ABCD, तो हम देखेंगे ना कि अपॉर्चुनिटी किसके पास सबसे ज़्यादा है। हम B को चूज़ करेंगे तो बाकी के 3 तो कैंसिल करने होंगे ना, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग जाएगी इसको B को। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे अगर हम A को कैंसिल करेंगे तो हमारा कहीं अपॉर्चुनिटी चली तो नहीं जा रही है ना, तो हम अपॉर्चुनिटी को भी आइडेंटिफाई करके फिर डिसीज़न लेंगे। रिसोर्स एलोकेशन, तो रिसोर्स एलोकेशन के लिए जैसे कि डिसीजन मेकिंग एसेंशियल फॉर एलोकेटिंग रिसोर्स इफेक्टिवनेस, वेदर इट इज़ एलोकेशन ऑफ बजट, टाइम और पर्सनल। हमने रिसोर्स के लिए भी डिसीजन लेना है, रिसोर्स इसमें सब आ जाएगा, बजट भी है, टाइम के लिए भी हमने लेना है कि कितने टाइम में हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और कितने लोग चाहिए, उनके लिए भी हमने डिसीजन लेने होंगे कि ये प्रोजेक्ट करना है 2 महीने में कंप्लीट करना है और हमें 200 लोगों की रिक्वायरमेंट है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी 100 लोग ही है और 100 लोग हमें बाहर से चाहिए, तो बाहर से हम किस तरह से उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे, और जो 200 बाहर से आ रहे हैं तो फिर हमारा बजट ख़राब हो जाएगा, तो हम किस तरह से पूरा बैलेंस करके चले, तो वहाँ पे भी सभी डिसीजन यहाँ पे लिए जाएंगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी डिसीजन लिए जाते हैं कि डिसीजन मेकर मस्ट एनालाइज पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन दी एनालिसिस। हम अगर ABCD 4 ऑप्शन थे, उसमें से हमने देखा कि A पे सबसे ज़्यादा रिस्क है तो हम वो नहीं ले रहे हैं,
ठीक है, कि वो हम मतलब वो मशीनरी हम नहीं लेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्की है। तो वहाँ पे हम रिस्क एंड बेनिफिट का ऑप्शंस भी हमें डिसीजन में मिल जाता है। गोल अचीवमेंट के लिए भी डिसीजन मेकिंग हेल्प करेगी कि हमने अपनी जो गोल है वो हम एंड इवेल्यूएटिंग प्रोग्रेस अलोंग दी वे, तो हम किस तरह से अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे उसके लिए बार बार हमने जो एक्शंस लेने हैं, जो भी डिसीजंस लेने हैं, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग यूज़फुल है। फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि हम गुड डिसीजन मेकिंग रिक्वायर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। Organization must evaluate their performance, determine whether they can make improvement, and then decide the adjustment will best improve their functions। तो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। हमने डिसीजन ले लिया, फिर हम कर रहे हैं ना इवेल्यूएट कर रहे हैं कि हम उस डिसीजन का बेस्ट आउटकम हमने जो सोचा था, हमने सोचा कि 10% हमने आउटपुट मिलेगा और 10 से अगर कम मिल रहा है तो हमारा डिसीजन सही नहीं रहा है। तो हमने कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का हमने चांस रहेगा अगर हम बार बार डिसीजन लेते रहेंगे तो। फिर देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में क्या है। तो मेकिंग डिसीजन एंड प्लानिंग आर क्लोजली इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। मेकिंग डिसीजन इज़ फ्रिक्वेंटली सीन एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, डिसीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग प्रोसेस के लिए। दिस इज़ बिकॉज प्लानिंग एनेबल इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, चूजिंग practicable courses of action and evaluating potential outcome, all of which are essential process for making effective डिसीज़न। तो यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग में जब हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग में हम सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमने कौन से ऑब्जेक्टिव के तहत हमने कोर्सेज, कौन से एक्शंस लेने हैं, हमारा पोटेंशियल आउटकम क्या आएगा। तो वहाँ पे सभी चीज़ों में डिसीज़न मेकिंग यूज़फुल है। जैसे कि प्लानिंग एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए प्लानिंग फाउंडेशन का काम कर रही है कि क्योंकि प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस फॉर सेटिंग गोल्स, डिटरमाइनिंग रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी दैट हेल्प इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गोल। तो प्लानिंग से ही स्टार्ट हो रहा है सभी चीज़ें। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो गोल कौन सा अचीव करेंगे। तो गोल अचीव करने के लिए ऑब्वियसली हमने डिसीजन लेने होंगे। तो प्लानिंग सबसे ज़्यादा क्या है, फाउंडेशन का काम कर रही है कि प्लानिंग से ही डिसीजन मेकिंग स्टार्ट होगी। फिर डिसीजन मेकिंग इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, और इफेक्टिव प्लानिंग के लिए हमने डिसीजन मेकिंग लेनी है। ठीक है, मेकिंग डिसीजन इसेंशियल फॉर द प्लानिंग प्रोसेस टू चूज द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द गोल्स। मेकिंग चॉइस रिगार्डिंग रिसोर्सिंग्स, कौन कौन सी चॉइस लेनी है हमने, रिसोर्सेज कौन से चूज़ करने हैं, प्रायोरिटीज़ कौन सी सेट करनी है। मतलब हमारे पास 2 प्रोजेक्ट आए हैं तो दोनों में से सबसे पहले हमने कौन सा स्टार्ट करना है, वहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी हो, डेडलाइन सेट करनी हो और अदर एस्पेक्ट्स हो, तो वहाँ पे क्रिएट थ्रू आउट द सक्सेसफुल द प्लान। तो हमने वहाँ पे सक्सेसफुल प्लान बनाना होगा। अगर विदाउट प्लानिंग हम ऐसे ही कुछ भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे तो हम में भी नुकसान हमें हो सकता है। फिर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर कांस्टेंट प्रोसेस। दोनों कांस्टेंट प्रोसेस है क्योंकि मेकिंग एन ऑनगोइंग प्रोसेस है, रिक्वायर कांस्टेंट इवैल्यूएशन एंड रिवीजन की वहाँ पे ज़रूरत होती है। ठीक है, मैंने डिसीजन लिया, उसका जो रिज़ल्ट है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है तो मैं फिर से कोई अच्छा डिसीजन लूँगी। तो एकदम ऑनगोइंग प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रोसेस है। प्लानिंग प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। तो प्लानिंग फाउंडेशन का तो काम कर रही है, लेकिन मेकिंग डिसीजन इज रिक्वायर टू सक्सेसफुल कैरी आउट द स्ट्रेटेजी वंस इट हैज़ बिन क्रिएटेड। हमने जो स्ट्रेटेजी बना ली है डिसीजन लेके, तो वहाँ पे प्लान हमने क्या करेगा, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा कि हमने वो जो डिसीजन लिया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे किस किस टाइप से कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वहाँ पे डिसीजन मेकिंग हेल्प करेगा, ठीक है, हैंडल करने के लिए सभी प्रॉब्लम्स को। फिर बोथ रिक्वायर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं, प्लानिंग एंड दी डिसीजन मेकिंग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दोनों को एक साथ कोलैबोरेशन से एंड कम्युनिकेशन करके ही चलना होगा। प्लानिंग ऑफन इन्वॉल्व वर्किंग टुगेदर विथ मैनेजर, स्टेक होल्डर, एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। सिमिलरली डिसीजन मेकिंग ऑल्सो डिमांड मल्टीपल ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर चूजिंग एनी कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो डिसीजन ऑब्वियसली टॉप लेवल पे ही लिया जाता है। जो लोअर लेवल वाले तो डिसीजन लेंगे नहीं, तो टॉप लेवल पे सभी लोग ऐसे ही होंगे जो प्लानिंग जो सबसे ज़्यादा प्लानिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, मैनेजर है या स्टेक होल्डर है, एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो वहाँ पे डिसीजन एंड प्लानिंग दोनों ही पैरेलल साथ साथ ही चल रहे हैं। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, एंड ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।